अपने इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर के कितने केसेस हर साल देखने को मिलते हैं? अभी जो रिसेंट डाटा है जो उसमें वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो रहे हैं। ओके। यस। और अपना खुद का जो इंडिया का डेटा लगभग 2.5 से 3 लाख लोग। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यश हॉस्पिटल की तरफ से हम यश जीवन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हमारी सीरीज का ये दूसरा हिस्सा है जिसमें हम डॉक्टर विवेक पांडे, जो इलाहाबाद के जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ आम सवाल पूछेंगे दर्शकों की तरफ से। और जैसा कि आप जानते हैं, अक्टूबर का महीना ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में पूरे हिंदुस्तान में इसको प्रमोट किया जा रहा है, तो हम उससे जुड़े हुए भी कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले सर, मैं दर्शकों की तरफ से आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ब्रेस्ट कैंसर आखिर होता क्या है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर या शरीर का कोई भी कैंसर है जी सर, जो सामान्य रूप से कोशिका बढ़ती है जी, जब वो असामान्य रूप से जी, कि कोई बैलेंस जो होता है जी, ओरिजिन और डिस्ट्रक्शन, जी तो सर, जहाँ पे इम्बैलेंस आ जाए जी, वो बॉडी में कैंसर डेवलप करता है। ओके, तो जब ब्रेस्ट टिश्यू है, जी, कभी किसी पेशेंट को छाती में कोई असामान्य गांठ, उसका साइज चेंज होना, जी सर, या शरीर में कहीं भी जी, कुछ गांठ जैसा या कुछ कभी बहुत सारे सिम्टम्स अनयूजुअल सी चीज, अनयूजुअल चीजें, जी सर, तो उसको हम एक बार ये सोचेंगे कि ये कैंसर हो सकता है। देखिए, हर गांठ कैंसर नहीं होती है, जी सर, लेकिन अगर कुछ भी हमें ऐसी चीजें दिखती है तो हमें हमेशा मेरी सलाह रहती है जी, कि उसको प्रॉपर वर्कअप करके उसको क्लियर करना, सतर्क हो जाना चाहिए। जो है राइट सर। सर, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ मैं और आपसे पूछना चाहता हूं कि अपने इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर के कितने केसेस हर साल देखने को मिलते हैं? देखिए, ये एक सवाल जो है हम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय के साथ जो अभी कैंसर एक होता है ना कि आने वाला जो टाइम है वो कार्डियोवैस्कुलर और कैंसर, ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं जी, जो हमारी तैयारियां हैं उससे भी तेजी से बढ़ रहे हैं जी। और अभी रिसेंट टाइम में पहले जो होता था कि जो कैंसर में भी अभी जो रिसेंट डाटा है जो उसमें वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो रहे हैं। ओके। यस। और वो फीमेल्स में, और उसके लिए हमें हमेशा जो है सतर्क रहना है। और इंडिया का जो अपना खुद का जो इंडिया का डेटा लगभग 2.5 से 3 लाख लोग जी पर प्रतिवर्ष जो है डिटेक्ट इसमें जोड़ रहे हैं। यस, इंडिया में। और वर्ल्ड वाइड तो आप समझ सकते हैं कि ग्लोबोकॉन का जो डिटेल डेटा आ रहा है उसमें ये है कि ब्रेस्ट कैंसर मैक्सिमम जो हमारे पास अभी रिपोर्टेड है वो ब्रेस्ट कैंसर है। तो ये महीना तो विशेष रूप से ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह है, तो इसमें हम लोगों का आज यही है कि इस पे हम लोग बात करें और जो लोगों के डाउट्स हैं उसको मैक्सिमम हम लोग जो है क्लियर करें। तो एक चीज तो ये आपसे जो पूछा बात हुआ, क्लियर हुई कि ये बीमारी पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ रही है। जी, जी, जी। अब सर, एक चीज और, एक सामान्य सा सवाल है, क्या पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? हाँ, होता है। देखिए, कुछ बीमारियां होती हैं कि किसमें ज्यादा है जी। तो रही बात, नॉर्मली एक होता है ना कि ब्रेस्ट कैंसर पुरुष में कैसे, जी, तो ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में भी होते हैं जी, लेकिन उसका जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। ओके, ओनली 1%। ठीक है। और वो ज्यादा एग्रेसिव, ज्यादा आक्रामक होते हैं। अच्छा। यस, क्योंकि फीमेल्स में देखिए जब क्रिएशन होता है तो उसमें प्रोटेक्शन के साथ, तो जो फीमेल ब्रेस्ट कैंसर है जी सर, उसमें हमारे पास जो क्रिएशन है उसमें जो है कि हमारे पास जो लेयर्स हैं
जी। वो फीमेल्स में जो है कम है, तो उसको आक्रामकता जो होती है मेल ब्रेस्ट कैंसर की वो ज्यादा सीवियर होता हाँ, है। मतलब होते तो कम है लेकिन जो होंगे वो बहुत आक्रामक होंगे। तो हमेशा मेल हो या फीमेल, हमें अगर अपने छाती में कोई भी असामान्य गांठ दिखती है तो हमेशा किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके उसकी जांच कराएं, उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करें। राइट। तो अगर कोई भी डाउट्स है, जरूरी नहीं, हो सकता है कि वो कैंसरस ना भी हो। जी सर। तो बेनाइन कंडीशन भी हो सकती है, बेनाइन मैलिग्नेंट, कि कैंसरस है तो मैलिग्नेंट, अगर नॉन कैंसरस है तो बेनाइन। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज और आप हमें बताएं कि ये ब्रेस्ट कैंसर होने के मुख्य कारण क्या है, किस वजह से होता है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर या शरीर का कोई भी कैंसर जी, सभी का ये सवाल होता है कि कैंसर होता क्यों है। जी। तो उसके बहुत सारे कारण हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जैसे कि कुछ परसेंट है आनुवांशिक होते हैं, कुछ परसेंट है कि आजकल की जो हमारी लाइफ स्टाइल है। देखिए, हमें जेनेटिक से मिला, उस पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है। जी सर। जेनेटिक मतलब कि उनके दादा को था, मदर को था, यस, पारिवारिक रूप से चला, उस पे हमारा कंट्रोल बहुत ज़्यादा नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको भी करें, हम जेनेटिक टेस्टिंग करके उन सारी चीज़ों को अर्ली डिटेक्ट करें। जी। लेकिन अभी वो हमारे लिए जो चीज़ें ज़्यादा संभव है, जैसे लाइफ स्टाइल है हमारी, अभी जो होता है कि लेट मैरिज, जी सर, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेसफुल लाइफ, हमारी जो डाइट है वो फैटी फूड, जंक फूड, तो ये सारी चीज़ें पता चला कि मतलब जो हम अभी धीरे धीरे हम लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति, खासकर कोविड के बाद जो है, हम लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा जागरूक हो रहे हैं। लेकिन इसमें और भी हमें अभी ज़रूरत है कि हमारा एक्टिविटी टाइम क्या है। हम डेली एक्सरसाइज करते हैं आधे घंटे, हाँ या ना में जवाब, तो शायद बहुत कम ही लोग हैं जो डेली 30 मिनट हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं। खान पान, हम कैसा खाना खा रहे हैं, तो जो चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं उस पे, जैसे अभी लेट मैरिज है। जी सर। बहुत सारी जगह ये होता है कि हार्मोनल बहुत सारी, मतलब हमें स्ट्रेस बैलेंस करना, ये सारी चीज़ों पे, तो खान पान, लाइफ स्टाइल और जेनेटिक्स, इस पे मेनली जो है लगभग 5 से 10% कैंसर होते हैं जो जेनेटिक्स से आते हैं। जी सर। तो उसके लिए हम लोग आगे भी बात करेंगे अभी। जी। तो आपसे जो बात किया सर, दो चीज बिल्कुल क्लियर निकल करके आई कि ये बीमारी आनुवांशिक जेनेटिक भी हो सकती है, जिसपे हमारा डायरेक्टली कोई कंट्रोल नहीं है, और लेकिन उसका परसेंटेज 5 से 10% होता है। और अलावा इसके आपने कहा कि बढ़ती उम्र में शादी होना, स्ट्रेसफुल लाइफ, और हमारा जंक फूड और इस तरीके की, या टाइमली खाना न खाना, हमारा खाने का जो समय निर्धारित न होना, इनसे इसके ये खतरे को, ऐसा नहीं कि इनसे कैंसर हो ही जाएगा, मगर ये खतरे को निश्चित तौर पे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आजकल खान पान के ऊपर आपने बात करी, तो इसके संग संग यंग जनरेशन देख रहे हैं वो नशे का भी है, और खास तौर से हमारे जो यूपी का क्षेत्र है और इधर का क्षेत्र है सर, अगर नॉर्दर्न रीजन की बात करें तो पान मसाले और तंबाकू का उसमें मिक्स रहती है, इसका सेवन काफी ज्यादा उसमें किया जाता है, और इसका क्या कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, तंबाकू ऐसा सवाल है कि बहुत सारे लोगों का होता है कि मैं 30 साल से तंबाकू खा रहा हूँ, मुझे तो नहीं हुआ, अरे, और किसी ने 5 साल खाया उसको हो गया। जी। तो तंबाकू से कैंसर का जो रिस्क है वो बढ़ता है। जी। अगर किसी को नहीं होना है तो हो सकता है। जी। तो कोई ये नहीं कह सकता कि 30 साल खाया मुझे क्यों नहीं हुआ। तो अगर हमें लगता है कि किसी चीज को खाने से जी स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, तो सबसे अच्छा रास्ता है कि हम उसको ना खाएं। जी। क्योंकि
तंबाकू खाने से शरीर के सभी कैंसर, मतलब कह सकते हैं सिर से लेके पैर तक सारे कैंसर बढ़ते ही हैं। तो हमेशा हम लोग यही सभी को मैसेज देना चाहेंगे कि तंबाकू या तंबाकू के जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो गुल का मंजन हो, कई लोग कहते हैं हम तंबाकू नहीं खाते हैं, गुटखा खाते हैं। जी सर। कई लोग कहते हैं पान खाते हैं। तो पान का जो सुपारी होता है उससे भी कैंसर बढ़ता है। जी। तो मतलब मेरा सभी से यही एक रिक्वेस्ट हमेशा रहेगी कि कोई भी तंबाकू का प्रोडक्ट हो, चाहे वो गुल का मंजन हो, कई लोग कहते हैं खाते नहीं, सिगरेट पीते हैं। तो सिगरेट जब पियेंगे तो तंबाकू फेफड़े में कर ही रहे हैं आप। तो जब फेफड़े में जाएगी, वहां से ब्लड में जाएगी, ब्लड से पूरे शरीर में जाएगी। जी, तो बहुत अच्छे ढंग से समझाया अलग हो सकता है, लेकिन असर वही होगा, क्या कैंसर का बढ़ाएगा। तो कैंसर के रिस्क को वो बढ़ाता है। ठीक है। तो जो अभी हमने बताया जेनेटिक है, लाइफ स्टाइल है, कितने लोग हफ्ते में 5 दिन आधे घंटे की एक्सरसाइज करते हैं, तो वो सारी चीजें उसके साथ ही साथ तंबाकू सभी कैंसर में हो सकता है कि जेनेटिक भविष्य में हम जेनेटिक्स पे भी वर्क कर रहे हैं, बहुत तेजी से चीजें बढ़ रही हैं आगे। जी सर। लेकिन तंबाकू मुझे लगता है कि हमें एकदम तंबाकू, अल्कोहल इन चीजों से दूर रहना चाहिए। जी। एक सवाल सर बड़ा दर्शकों की तरफ से आया है, मैं पूछना चाहता हूं, क्या मोबाइल या डिओड्रेंट जैसी चीजों से भी कैंसर का कुछ संबंध है? कि कहने लगे ऊपर वाले जेब में नहीं रखना चाहिए और सोते समय दूर रखना चाहिए, 1 मीटर। अब ये मतलब 1 मीटर की दूरी, तो क्या इसका भी कुछ ऐसा है, इसकी रेज का कुछ? अभी तक जितनी भी स्टडी हुई है उसमें किसी में भी ऐसा कोई ऐसा रिजल्ट नहीं मिला है। या कोई एविडेंस नहीं है। हम सस्पेक्ट करते हैं, बट अभी ऐसा कोई प्रूवन हमारे पास स्टडी नहीं है कि मोबाइल या डिओड्रेंट कैंसर काज करे, या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के हार्ट जेब में रखा तो एमआई के चांसेस बढ़ गए, ऐसा नहीं है कैंसर के केस में नहीं। जी। अच्छा सर, एक चीज और मैं ब्रेस्ट कैंसर के ही सिलसिले में पूछना चाहूंगा कि ये इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिन पर महिलाओं को विशेष ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा ये कि हमें पता कैसे चले जी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या शरीर के किसी कैंसर के बारे में, ये होता है ना 10-90 का रूल, कि हमें अर्ली डिटेक्शन होगा तो 90% क्योर होगा, लेट डिटेक्शन होगा तो 10%। बहुत बढ़िया बात कही आपने। हम लोग देखिए पॉजिटिव ही हम रहेंगे। कैंसर नाम तो बड़ा डरावना है, कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है मुझे कैंसर हो गया है। जी सर। लेकिन हमें ये पॉजिटिव वे में चलना चाहिए कि कैंसर का इलाज संभव है जी। बस जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी डायग्नोस हो और जितना जल्दी उसको ट्रीटमेंट दिया जाए। जी सर। तो यही हमारे जो है ट्रीटमेंट, यही हमारी सक्सेस होगी कि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीट। तो सर शुरुआती लक्षण क्या जैसे होते हैं? ब्रेस्ट कैंसर में होता है कि अभी जैसे शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि कुछ कोशिकाओं का असामान्य रूप से बढ़ना। जी सर। तो जब असामान्य रूप से बढ़ेंगी अनकंट्रोल्ड, तो शरीर में कोई गांठ होगी। जी सर। तो जब गांठ होगी तो मुझे लगता है कि हर इंसान अपनी बॉडी में अगर एक छोटा दाना भी होता है तो उसको फील करता है। जी सर। अगर कुछ भी अगर ग्रोथ हमें लगता है तो अगर हमें डिटेक्ट होता है, हम एक्सपर्ट से सलाह लें। जी। और सर एक सवाल और है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे और कब करना चाहिए? हाँ, ये सवाल है, क्योंकि देखिए हमारे देश में हम बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा संभव नहीं होता है कि अगर थोड़ा भी हमें बॉडी में चेंज दिखा तो हम फिजिशियन के पास या क्लिनिशियन तुरंत चले जाएं, डॉक्टर पहुंच जाए, वो संभव नहीं होता है। जी सर। कई जगह अवेलेबिलिटी नहीं होती है, कई जगह पॉसिबल नहीं होता है। जी। तो उसमें ये है कि एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक हमारे पास ये एक अच्छा ऑप्शन है कि जैसे कि होता है कि सबसे अच्छा टाइम क्या है,
जैसे कई देखिए चेस्ट पेन में मतलब छाती में कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं कि कुछ पेन हो सकते हैं, तो सबसे अच्छा है कि पीरियड्स होने के 1 हफ्ते के बाद जी। जो लेडी है वो खुद पैल्पेट करें। बहुत सारे लोग प्रमोट करते हैं, वो सबसे इजीएस्ट है कि अगर पहले हमें फील हुआ तब हम क्लिनिशियन के पास जाएंगे, तो उसको पीरियड के 1 हफ्ते के बाद जी। अपने अगर हमें लगता है कि महीने में एक बार अगर हम मिरर के सामने जाके या उसको फील करके अगर करें, और अभी बहुत सारी चीजें आई है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पे, तो हमारा यही है कि अगर हमने फील किया तब तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। बिल्कुल सही सर। और दूसरे बहुत सारी चीजें अभी जैसे हमारी गाइडलाइन जो है कि 40 साल के बाद हमें ईयरली मैमोग्राफी करानी चाहिए। जी सर। तो मैमोग्राफी कराएंगे 40 के बाद तो अर्ली डिटेक्शन होगा जी। स्टेज 1 में अगर डिजीज हम डिटेक्ट कर लिए तो 90% क्योर है। वेरी गुड। और ब्रेस्ट कैंसर तो ऐसा कैंसर है कि जिसका इलाज संभव है। अच्छा सर। बड़ा हमारे लिए ये अच्छी बात है कि ब्रेस्ट कैंसर को हम टाइमली डिटेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। तो मैमोग्राफी ईयरली करना जी सर। इंडियन सिनेरियो में ये भी बहुत पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जिसकी फैमिली हिस्ट्री है, जैसे कि किसी की मदर को हुआ हो, जी सर, किसी के सिस्टर को हुआ हो, तो जहां हमें लगता है कि वो 10% पॉपुलेशन में हम हैं जो आनुवांशिक आते हैं, या फिर जो लोग जिनको पॉसिबल हो एटलीस्ट वो 40 साल के बाद मैमोग्राफी जरूर कराएं। ठीक है सर। अच्छा सर, एक सवाल और है कि ब्रेस्ट लंप मिलने पर घबराने के बजाय क्या करना चाहिए? फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं। जी सर। जांच कराएं, हर गांठ कैंसर नहीं होती है। अगर कैंसर नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर है तो उसका इलाज संभव है। इलाज की ओर जाएं, ना कि भटकें। जी सर। जितना जल्दी डिटेक्ट करें इलाज की ओर आगे 90% उनके ठीक होने की संभावना हो जाती, जैसा आपने बताया अभी। अच्छा सर, ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए कौन कौन से आधुनिक तरीके अब उपलब्ध हैं करंट सिनेरियो में हमारे हिंदुस्तान में, हमारे शहरों में, आम शहरों में? देखिए, सबसे पहले तो जो बेसिक प्रोटोकॉल है, जो हमारी गाइडलाइंस होती हैं, उसको हमें फॉलो करना होता है। जी सर। तो किसी मरीज को क्या इलाज दिया जाएगा ये डिपेंड करता है उसकी स्टेज पे। जी सर। क्लिनिकल, रेडियोलॉजिकल, वो सारी स्टेजेस देखने के बाद, ठीक है, जो ट्यूमर बोर्ड होता है, हम सभी एक्सपर्ट बैठते हैं साथ में और डिसाइड करते हैं कि क्या मरीज को इस स्थिति में है, अब हम क्या इलाज देंगे। ठीक है। तो मतलब कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि हम सभी को ये 4 पुड़िया पकड़ा दिया और ठीक हो जाएगा। वो मरीज की हालत और वो देख करके स्टेज हमें स्टेज के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। अच्छा सर, एक चीज और है कि ये टर्मिनोलॉजी है कि कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी में क्या फर्क होता है? बड़ा ये अच्छा सवाल है कि हर मरीज पूछता है। पहले तो किसी को पता नहीं होता है कीमोथेरेपी, वो सुना होता है कीमोथेरेपी हुई, बाल झड़ गए, नाखून काले हो गए, बहुत दिक्कत हुई। ऐसा होता नहीं है, लेकिन लोगों को जब जानकारी होगी तो बहुत सारे लोग डिटेक्ट हो गया है, डायग्नोस हो गया है, उसके बाद भी वो इस डर में रहते हैं कि क्या कराएं, क्या ट्रीटमेंट लें। अक्सर हम लोग ये पेशेंट से फील करते हैं, पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि उसका इलाज क्या होना है जी। वो नाम सुन के डरता है। तो ऐसा कुछ है नहीं, कीमोथेरेपी है होल बॉडी में सिस्टमिक। देखिए, जैसे एक होता है ना कि मान लीजिए ये छोटा सा एरिया है जी, मान लीजिए अपना शरीर है, तो हमने जब कीमोथेरेपी दिया तो पूरे शरीर में जाएगी जी। उसमें कुछ जो अनकंट्रोल्ड जो डिवीजन वाली सेल है, जो गड़बड़ सेल है, वो डेड होंगी जी, जिनको हम खत्म करना चाह रहे हैं। वो हमारा जो टारगेट है अभी वर्ल्ड में है, टारगेटेड थेरेपी और कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी में हमने दिया तो नॉर्मल सेल, एबनॉर्मल सेल दोनों डेड होंगी जी।
लेकिन टारगेटेड में केवल एबनॉर्मल सेल को ही जो जीन लेवल पे जाके उसको टारगेट करेंगे। तो कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी ये अलग अलग है? ऑलमोस्ट एक कहते हैं ना प्रिसाइज वे है। अच्छा। टारगेटेड मतलब टारगेट जो एकदम स्पेसिफिक है वहीं पे जाएगा, कैंसर सेल पे ही जाकर के काम करेगी। तो टारगेटेड थेरेपी भी अब हमारे कंट्री में फ्रीक्वेंटली स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल। तो दोनों चीजें हैं सेम, दोनों की मैकेनिज्म सेम है, बस टारगेट है कि हम उसमें नॉर्मल सेल को नहीं टच करते हैं टारगेटेड थेरेपी में, और कीमोथेरेपी में कुछ हमारा नॉर्मल सेल भी डैमेज होगी, लेकिन हमेशा हम ट्रीटमेंट तो इस बात पे देते हैं कि बेनिफिट ज़्यादा है, साइड इफेक्ट कम है, तो उसको हम चूज करेंगे। राइट सर। तो कीमोथेरेपी कोई ऐसा डरने वाली चीज़ नहीं है, वो कैंसर का इलाज है, उसकी ओर बढ़े। जी। एक चीज़ और सर जानना चाहेंगे दर्शकों की तरफ से कि डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेच मैनेजमेंट से कितना फर्क पड़ता है मरीज के ठीक होने में? एक तो डाइट, दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट। वो कुछ योगा करता है, ध्यान करता है, खुश रहता है, तो इससे ओवरऑल कैंसर से उबर पाने में तो क्या फर्क पड़ता है? ये हेल्दी लाइफ स्टाइल है कि जितना अच्छे से हम रहेंगे तो बीमारियों से दूर रहेंगे। ये कैंसर के लिए नहीं, शरीर की हर बीमारी के लिए ये डाइट, एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफ स्टाइल। एक सर हमारा कहा जाता है ना कि हिंदुस्तान आधे से ज्यादा गांव में रहता है, तो जो गांव की महिलाएं हैं उनमें हम कैसे जागरूकता को कैसे बढ़ा सकते हैं? थोड़ा सा अलग हट करके सवाल पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, सबसे पहले जो भी आपने बोला सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जी जी, ये तो सभी के लिए, क्योंकि पीएचसी एक ऐसी चीज है कि जगह जगह छोटी छोटी गांव तक पीएचसी खुली हुई है। कहीं पे है अपग्रेडेड पीएचसी, कहीं पे है कि भाई छोटी पीएचसी है, लेकिन वहां पर भी एक गायनी डॉक्टर चाहे हफ्ते में 3 ही दिन जाता हो बड़ा सुदूर इंटीरियर में, वहां भी जाती जरूर होंगी। कोई भी एक हमारे पास एक कहते हैं ना क्वालिफाइड डॉक्टर है हर पीएचसी पे। अगर पीएचसी है, सीएचसी है, तो वहाँ पोस्टेड जरूर होंगे डॉक्टर। एक्सपर्ट नहीं होंगे, बट वो फिजिशियन होंगे जिनको आप रिपोर्ट करेंगे। अगर गांव एरिया में सीएचसी पीएचसी है तो आप जाएंगे, अगर उनको कुछ सस्पेक्ट होगा तो वो हायर सेंटर की ओर भेजेंगे। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे प्लान स्टार्ट किए हैं डिस्टेंट। जैसे पहले होता था कि ट्रीटमेंट क्या, जो हायर सेंटर है, कैंसर हुआ मुंबई जाना है, एम्स जाना है जी। तो अब हर आदमी का इलाज एम्स में नहीं हो सकता है, हर आदमी का इलाज टाटा में नहीं हो सकता, कर ही नहीं सकते सर। वो रिसोर्स मतलब कितने क्राउड कैसे मैनेज करेंगे? आपने बताया करीब 2.5 लाख मरीज हर साल जुड़ते हैं इसमें, तो ये बड़ा आंकड़ा है। ये केवल ब्रेस्ट के लिए। अच्छा हाँ, ये ब्रेस्ट का आपने बताया सर। तो पूरे बॉडी, कहते हैं ना सिर से लेके पैर तक कैंसर कहीं भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। कुछ खास एज है उस पर ज्यादा चांसेस है, लेकिन हो किसी को सकता है। जी जी। तो उसमें यही है कि बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं कि रिमोट एरिया में भी, अभी इनिशियली होते थे कि जैसे कैंसर डिटेक्ट हुआ मेट्रो सिटी में जाओ, बड़ी सिटी में जाके इलाज करो। अभी वो धीरे धीरे जो है हर शहर में, फिर अभी गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए डे केयर सेंटर बनेगा जी। तो धीरे धीरे फिर अपने बहुत सारे सेंटर ओपन किए कि हर आदमी मुंबई आके वेट ना करे जी। हर मेडिकल कॉलेज, बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, एक्सपर्ट, जैसे जैसे फैसिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, हर जगह डॉक्टर उपलब्ध हैं, हमें जाना है और अपना इलाज बढ़ना है। तो मतलब मुझे लगता है कि जो आपका सवाल है तो इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी काफी कुछ कर रही है और बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है जी। कि इलाज कैंसर डिटेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि हम केवल इस सेंटर से उस सेंटर जा रहे हैं। वेट
वेटिंग टाइम कम हो गया है, क्योंकि हो सकता है कि अगर सही समय पर सही इलाज नहीं दिया गया है, स्टेज 1, 2, 3, 4 जी, तो अगर हमने अर्ली डिटेक्ट किया, स्टेज 1 में इलाज दिया, सही हो गए, तो अगर हमने आज प्लान किया स्टेज 1 का इलाज और 3 महीने बाद हमारा नंबर आया, हमें जाके नंबर लगाया, तो 3 महीने में बीमारी तो वेट नहीं करेगी, हम वेट कर सकते हैं। जी जी जी। तो मेरी यही सलाह है कि आप जहां भी हैं, जो नियर बाई सेंटर है, सबसे पहले वहां जाएं। अगर कैंसर का इलाज वहां संभव है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है वो तो हर जगह सेम ही फॉलो, इलाज तो सेम ही है, सेम है जी, जो गाइडलाइंस है वो सेम है जी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ट्रीटमेंट की गाइडलाइन है वो चेंज नहीं होती है जी। तो एक्सपर्ट के पास जाएंगे, डिले ना करें, किसी खास सेंटर के लिए आप वेट ना करें कि स्टेज 3 हो गई और स्टेज 1 के लिए हम वेट कर रहे हैं, तो एज अर्ली पॉसिबल ट्रीटमेंट की ओर बढ़े। राइट सर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और बहुत से सवालों के हमको सेटिस्फाइंग आंसर दिए। और इसी के संग संग हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि इलाहाबाद में यश हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब रेगुलर आते हैं और इनके ट्रीट करे हुए बहुत से पेशेंट जो कैंसर जैसी बीमारी से बाहर आ सके हैं, हम अपनी अगली सीरीज में उन सब पेशेंट के पर्सनल इंटरव्यू भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आप हमारे पेज को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और डॉक्टर साहब आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।